प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये आपके बीकॉम सेकेंड ईयर का पेपर है। इसमें हम पहला चैप्टर रेशियो एनालिसिस लेंगे। रेशियो एनालिसिस का हिंदी नाम होता है अनुपात विश्लेषण। एनालिसिस शब्द जो है वो इस बात को बताता है कि जो चीज आपके सामने आती है, प्रेजेंट होती है, उसका आप विश्लेषण करें, एनालिसिस करें और उससे निष्कर्ष निकालें। तो रेशियो एनालिसिस भी इसी तरह का है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। अब रेशियो एनालिसिस में एक शब्द और आया, रेशियो। रेशियो शब्द को तीन तरह से समझा जाता है। अगर कोई चीज आप परसेंटेज में कैलकुलेट करते हो तो वो रेशियो है। यदि आप 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, जिसको इंग्लिश में टाइम्स बोलते हैं, टाइम्स में कैलकुलेट करते हो तो वो भी रेशियो है। और यदि आप इसको 2:3, 4:6, 7:8 अगर ऐसे कैलकुलेट करते हो तो भी रेशियो है। ये तीनों ही रेशियो के ही प्रकार है, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो आपके 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना हो, और चाहे वो अनुपात के रूप में लिखा हुआ हो, ये सब रेशियो ही कहलाते हैं। तो रेशियो एनालिसिस दोनों अगर हम मिलाएं तो एनालिसिस करने के लिए आप रेशियो को उपयोग में जब लेते हो तो वो रेशियो एनालिसिस कहलाता है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, कॉमर्स में ये कैसे काम करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। रेशियो एनालिसिस एक मैथमेटिकल टूल है जो रेशियो कैलकुलेट करना सिखाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो बिजनेस में आप लोगों की जो अकाउंट्स होते हैं, उस अकाउंट का सही एनालिसिस करने के लिए रेशियो एनालिसिस का उपयोग किया जाता है। अब अकाउंट में क्या क्या चीजें होती हैं, आप लोगों की ट्रेडिंग अकाउंट होता है, P&L होता है, और बैलेंस शीट होती है। ये तीन फाइनल स्टेटमेंट आपके होते हैं, जिसको हम समराइजेशन ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं। ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट, ये समरी ऑफ अकाउंट होता है, ये आप लोगों को पता होगा। इसमें आप लोगों को क्या करना होता है कि P&L का बैलेंस शीट से लिंकअप क्या है, प्रॉफिट का एसेट से रिलेशन क्या है, प्रॉफिट का लायबिलिटीज से क्या रिलेशन है, तो रिलेशनशिप कैलकुलेट करना, ये इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव होता है। अब जैसे हम इसमें अलग अलग तरीके के रेशियोज देखेंगे तो वो रेशियो जितने भी हम कैलकुलेट करने वाले हैं, उनका संबंध ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट की जो सूचनाएं हमें मिली थी, उन सूचनाओं का आपस में रिलेशन देखना है। जैसे मान लो हम खर्चों का देखना चाहते हैं कि भाई खर्चे कितने हैं, तो खर्चों का अनुपात सेल्स से देखा जाता है कि भाई ये कितना परसेंट है। जैसे हमारी सेल्स है, वो आपकी किसी भी चीज की आया कि 10 लाख है, तो उसके अनुपात में खर्च कितना कितना कहाँ कहाँ पे लग रहा है। अगर हम ये जांच करते हैं कि भाई सेल्स का लेबर जो है वो सेल्स के अनुपात में कितनी है, मटेरियल सेल्स में कितना आता है, या कॉस्ट में रिलेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये जितने भी रिलेशनशिप कैलकुलेट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कौन कितना परसेंट लगता है, कहाँ ज्यादा लग रहा है, कहाँ कम लग रहा है, तो ये एनालिसिस रेशियो एनालिसिस में किया जाता है। एनालिसिस का बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि अकाउंट जो सीधे सीधे रूप में होता है, जैसे इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बता सकता हूँ कि जैसे मान लो एक मार्कशीट है आपकी, उसमें केवल नंबर लिखे हों और परसेंटेज ना लिखे हुए हों, तो परसेंटेज नहीं लिखा है तो आपके लिए कैलकुलेशन मुश्किल हो गई समझना। परसेंटेज देखते ही आप तुरंत समझ जाते हो कि हमारी स्थिति क्या है, एक से दूसरे में अंतर कितना आया है ना। अगर वो परसेंटेज लिखा हुआ ही नहीं हो तो आपके लिए दिक्कत क्या होगी कि आप खुद पहले परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बिना परसेंटेज कैलकुलेट किए आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे किसका ज्यादा और किसका कम। केवल नंबर्स लिखे होने से आपको पता नहीं चलता है। सही है ये बात ना? एक बार सोच के देख लो, आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ, परसेंटेज सर जरूरी तो है। क्योंकि केवल जो संख्याएं होती है वो हमें डायरेक्ट आइडिया नहीं देती है। आपके सामने किसी कंपनी का प्रॉफिट मैं लिख के धर दूं कि देखो ये इतना हजार या इतना लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, अब इससे क्या पता चलता है कि वो ज्यादा है या कम है, सही है या सही नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं भैया इस बार कंपनी को 30% प्रॉफिट हुआ, मेरे एक स्टेटमेंट में आपको पता चल गया यार 30% प्रॉफिट है, अच्छा है, गुड। लेकिन मैं वहीं पे कहता हूं 3 लाख रुपए हुआ, आपको नहीं पता चलेगा।
क्योंकि 3 लाख एक ऐसा फिगर है जो कंपेरेटिव नहीं है, तुलनात्मक नहीं है। अब हमें क्या पता कितने लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। अब हम 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके यदि कोई व्यक्ति 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाता है तो कोई प्रॉफिट थोड़ी हुआ, मिनिमम हो गया ना। तो संख्या से कहां पता चला। इसलिए जो रेशियोज जो होते हैं वो आपको तुरंत बता देते हैं कि स्थिति क्या है। यानी तुलना करने में रेशियो का उपयोग होता है, संख्याओं को आसानी से समझने के लिए रेशियो होता है, और आसान भाषा में अपनी बात को रखने का तरीका भी रेशियो होता है। और ये एक एनालिसिस और एक टूल है, ये कोई अकाउंटिंग नहीं है। इट इज नॉट एन अकाउंट, ये अकाउंटिंग नहीं है, अकाउंट को समझने का तरीका है। जैसे प्रॉफिट का परसेंटेज निकाला, प्रॉफिट मार्जिन रेशियो हम जिसको हम बोलते हैं, मार्जिन रेशियो बोलते हैं। तो मार्जिन रेशियो में या प्रॉफिट रेशियो में जब आप जीपी बट्टे सेल्स इंटू 100 करते हो तब पता चलता है कि हाँ वास्तव में है क्या। खाली जीपी देख के थोड़ी बता सकते हैं। मैं आप लोगों को यदि ये कहता हूं कि एक व्यक्ति के 40 नंबर आए और एक व्यक्ति के 400 नंबर आए, बताओ कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है। आप नहीं बता सकते। लेकिन मैं तुरंत ही ये बात कहता हूं, क्योंकि वो क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि ये नहीं पता ना 40 कितने में से है, और ना ये पता कि 400 कितने में से है। लेकिन जब परसेंटेज लिखा हुआ होगा तो उस समय आप तुरंत बता दोगे कि हाँ सर ये इंटेलिजेंट है। मैं एक तरफ वापस ही ये स्टेटमेंट देता हूँ कि एक के तो 90% है और एक के 70% है, बताओ कौन इंटेलिजेंट। तुरंत आप बोलेंगे सर 90% वाला इंटेलिजेंट है। ये 90% क्या है, ये परसेंटेज रेशियो है। रेशियो क्या है इसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। रेशियो आसान भाषा में आपके जो डेटाज होते हैं, डाटा होते हैं, उनको व्यक्त करना होता है, कंपैरेटिव बनाना होता है, तुलनात्मक अध्ययन के लिए काम में आता है, सरलता से समझने के लिए रेशियोज का उपयोग किया जाता है। बिजनेस में भी ऐसा ही है। बिजनेस में संख्याएं इतनी सारी लिखी हुई हैं, लाखों में करोड़ों में संख्याएं होती है बैलेंस शीट में। बहुत मुश्किल है उसको समझना। उन संख्याओं से आपको पता ही नहीं चलता ज्यादा है या कम है, सही क्या है। तो इसलिए उसको रेशियो के रूप में रिप्रेजेंटेशन और होता है, रेशियोज में होता है, ग्राफ्स में होता है, ताकि कोई भी व्यक्ति उसको देखकर तुरंत समझ सके। तो ये एनालिसिस के तरीके होते हैं, रेशियो और ग्राफ। तो ग्राफ्स तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं रेशियोज। तो रेशियोज के माध्यम से अपने वित्तीय स्थिति की जानकारी करना रेशियो एनालिसिस कहलाता है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट। क्लियर। ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था रेशियो एनालिसिस के बारे में, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम रेशियोज में देखते हैं, अलग अलग तरह के रेशियोज हैं, क्योंकि हर रेशियो अपने आप में कुछ अलग बात बताता है। तो देखिए, सबसे पहला जो हेडिंग है आपका यहाँ पे देखें, वो है लिक्विडिटी रेशियो। इसका हिंदी नाम होता है तरलता अनुपात। आप किताब में भी साथ में देख सकते हैं। तो लिक्विडिटी रेशियो का बेसिक कंसेप्ट ये होता है, लिक्विडिटी रेशियो आपको ये बताता है कि आपके पास कैश अवेलेबिलिटी कितनी है। आपके पास लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता, और बिजनेस में लिक्विडिटी का कंसेप्ट ये है कि आपका रीपेमेंट कैपेसिटी कैसा है। रीपेमेंट समझते हो, आप इधर उधर से बाजार में बिजनेस करते हो तो खरीदते हो, कभी कैश में खरीदते हो, कभी उधार में खरीदते हो, है ना। खरीदने के बाद में ही तो बेचते हो, तो आप उनको वापस पेमेंट करोगे। तो पेमेंट करने की आपकी कैपेसिटी कितनी है, वो लिक्विडिटी कहलाती है। आप किसी से 10 लाख रुपए का उधार लेके आए, तो वापस आपकी पेमेंट करने की कैपेसिटी, जिसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं, क्या वो है या नहीं है। 10 लाख ले तो लिए, चुकाने की कैपेसिटी है या नहीं है। तो बिजनेस में ये चीज देखना लिक्विडिटी कहलाता है। कंसेप्ट समझ में आया। लिक्विडिटी रेशियो क्या बताता है आपको। लिक्विडिटी रेशियो बताता है कि एक बिजनेस में आप लोगों की कैपेसिटी कितनी है तुरंत पेमेंट करने की। अगर लिक्विडिटी रेशियो बहुत बड़ा आता है, अच्छा आता है, इसका मतलब वो जो फर्म है वो तुरंत पेमेंट कर सकती है, उसके पास पैसे की इशू नहीं है। अगर लिक्विडिटी रेशियो कम आता है, इसका मतलब उसकी पेमेंट करने की जो कैपेसिटी है तुरंत पेमेंट करने की, वो कम है। ये लिक्विडिटी रेशियो बताता है। अब इसमें कौन कौन से रेशियो आते हैं। सबसे पहला देखें, करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है CA/CL। CA क्या है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपकी कैश है ना,
मार्केटेबल सिक्योरिटीज और स्टॉक और डेटर, ये चार मुख्य रूप से आते हैं। सही है ना? कैश, डेटर, स्टॉक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। और करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, ये सारी चीजें आती हैं। तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का अनुपात क्यों देख रहे हैं पता है? अगर आपके करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज से ज्यादा होती है, इसका मतलब आपका लिक्विडिटी अच्छी है। एसेट्स ज्यादा है, एसेट्स, करंट एसेट्स में कौन आया था? कैश। कैश ज्यादा होएगा तभी तो आप जल्दी पेमेंट कर पाओगे ना। कैश ज्यादा होता है, डेटर भी होता है तो आप तुरंत पैसा लेके दे सकते हो, स्टॉक होता है तो बेच के पैसा ला सकते हो। तो ये करंट एसेट्स में लिक्विडिटी छुपी हुई होती है। और लाइबिलिटीज के अनुपात में वो कितनी है? मेरा ये अनुपात 2:1 बेस्ट माना जाता है। जैसे तो 2:1 बेस्ट माना जाता है, इसका मतलब है कि जितनी मेरी लाइबिलिटी है उससे डबल मेरी करंट एसेट्स होनी चाहिए। यानी अगर मेरे पास 10,000 रुपए का लोन है या क्रेडिटर है, तो उस अनुपात में मेरे पास जो कैश है ना, वो यदि आपके 20,000 पड़ी है, मेरे पास कैश रहती है, इसका मतलब मेरी लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, मैं जब चाहूं उसका पेमेंट कर सकता हूं। दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी एज अ कंसेप्ट। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? अच्छा है, समझ में आ रहा है? ये रेशियो 2:1 अच्छा माना जाता है, 2:1 अच्छा माना जाता है। इसका मतलब आपकी जो करंट लाइबिलिटीज है उसकी तुलना में करंट एसेट्स दुगनी होनी चाहिए। सही है ना? इससे ज्यादा है तो भी अच्छा नहीं है, इससे कम है तो भी अच्छा नहीं है। अब आप कहोगे सर लिक्विडिटी ज्यादा होगी तो और अच्छी होगी, लेकिन बहुत ज्यादा लिक्विड व्यक्ति अगर अपने पास रखेगा तो ऐसी स्थिति में उसको बिजनेस में और कमा नहीं पाएगा ना भाई। अगर अपने पास पैसा हम अपने पास ही ज्यादा रखेंगे तो बिजनेस में और इन्वेस्ट कैसे करेंगे? तो बिजनेस में एक नियम होता है, नमक की तरह चलता है बिजनेस। ना कोई चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, ना कोई बहुत कम अच्छी लगती है, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो नमक रेशियो है वो 2:1 है। समझ में आती है बात? कोई इशू? नंबर 2, ये इसी का ही पार्ट है, लिक्विड या क्विक रेशियो। इसमें वो क्या करता है, करंट एसेट्स में से स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटा देता है। स्टॉक को और प्रीपेड, तो बचा कौन? कैश और डेटर। आई बात समझ में? वो और लिक्विड क्विक एसेट्स कर देता है उसको। तो इसको क्या लिया, करंट एसेट्स में से क्या ले लेता है? लिक्विड एसेट्स लेता है। लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स। अब ये क्विक एसेट्स क्या है पता है? जिसको तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश इटसेल्फ लिक्विड होता है, मान लो बैंक में जमा है, चेक काट दिया तो हो गया लिक्विड तुरंत ही। डेटर्स है तो फोन करके पैसे मांग सकते हो, भैया पैसे दे दो। लेकिन स्टॉक, स्टॉक आपके हाथ में नहीं है बेचना, वो तो जब डिमांड होगी तब बेचोगे, तुरंत नहीं बेच सकते। सही है ना? तो अब आप कहोगे सर पहले रेशियो में तो इसको माना था, दूसरे में नहीं माना। तो पहले में हमने 2:1 लिया था, दुगना होना चाहिए। यहाँ पे इसका मतलब कुछ समय में बिक जाएगा, पैसा आ जाएगा, मैनेज हो जाएगा। लेकिन इसको और एब्सोल्यूट करने के लिए क्विक रेशियो कर दिया, उसमें इसने स्टॉक और प्रीपेड को घटा दिया। यानी करंट एसेट्स में अब बचेगा कौन? कैश और डेटर्स बचेगा। फिर आता है सुपर क्विक रेशियो, और ही अच्छा, मतलब एकदम एब्सोल्यूट बात करते हैं। वो कहता है डेटर से भी पैसा नहीं आ सकता है। तो उसमें वो केवल क्या लेता है एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स में? कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी। एकदम प्योर कैश कितना है वो देखो। ये अनुपात 0.75:1 है तो भी अच्छा मान लेता है। ये अनुपात जो था वो 1:1 अच्छा होता है। यानी जितना आपका लाइबिलिटीज है उतना ही क्विक एसेट्स यदि है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्विक एसेट्स में स्टॉक को हटा देते हैं। और एब्सोल्यूट जो लिक्विडिटी एसेट्स है, या ना एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स, इसमें उसने केवल कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज लिया, यानी डेटर्स को भी हटा दिया। तो इसका मतलब तो प्योर पैसा ही हो गया। तो ये रेशियो 0.75:1 अच्छा होता है। यानी अगर आपकी 10,000 का उधार है, क्रेडिटर है, उसके कंपेयर में अगर आपके पास 7,500 भी प्योर कैश पड़ा है तो कोई डरने की बात नहीं है, वो अच्छा रेशियो माना जाएगा। ठीक है ये बात? क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा 10,000 क्रेडिटर को तुरंत चुकाने की आवश्यकता है नहीं, इसलिए वो आपके इसमें आ जाए। तो ये 3 रेशियो हैं, तीनों ही एक ही है, बस उसमें और अच्छा और अच्छा और अच्छा लेवल देखा गया।
नाम क्या है? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया ना? पेमेंट करने की क्षमता, रीपेमेंट की क्षमता, तुरंत देखा जाता है, तो ये लिक्विडिटी कहलाता है। तो ये बिजनेस में एक बहुत कॉमन टर्म है यार, अभी लिक्विडिटी नहीं है यार, कॉमन टर्म है। इसका मतलब ये है कि अभी पैसा थोड़ा सा कम चल रहा है, बिजनेस में लगा हुआ है सारा, तो ये चीज आती है। अब अपने देखते हैं बच्चों सेकंड रेशियो, एक्टिविटी या एफिशिएंसी रेशियोज। ये जितने भी रेशियोज हम अब आपके देखेंगे, एक्टिविटीज रेशियोज, वो आपके देखो अलग अलग, जैसे सबसे पहले आता है स्टॉक और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसमें जितने भी रेशियो आएंगे ना, उनमें टर्नओवर शब्द कॉमनली लिखा हुआ आएगा। टर्नओवर का मतलब सेल्स से होता है। यानी अब हम इस एफिशिएंसी एक्टिविटी रेशियो में हम ये देखेंगे कि हमारी जितनी भी चीजें हैं वो सेल्स के अनुपात में कितनी है, टर्नओवर कितना है। टर्नओवर का मतलब होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, एसेट्स टर्नओवर रेशियो, इन सब में बेस पार्ट रहता है ये, है ना। टर्नओवर का मतलब कितनी बार रोटेट होता है, ट्रांजैक्शन में आता है। और टर्नओवर का शब्द मतलब सेल्स भी होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद में आप आगे देखो, पहला रेशियो इसमें आता है एफिशिएंसी रेशियो और एक्टिविटी रेशियो में स्टॉक या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल्स। सेल्स हर एक में आएगा, मैंने इसमें कहा सेल्स रेशियो। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल्स। अब इसमें हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। अब उसका कारण क्या है कि स्टॉक का संबंध कॉस्ट से होता है। तो यदि आपके पास दोनों दे रखे हो तो पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होना चाहिए। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया हुआ है तो आप सेल्स पे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपकी मान लो सेल्स जो है वो 2 लाख है, ठीक है, और एवरेज स्टॉक जो है वो 20,000 है, तो कितनी बार भाग जाएगा? 10 बार। इसको बोलेंगे 10 टाइम्स। ये रेशियो जितने भी हैं वो टाइम्स में आएंगे। किसमें? एफिशिएंसी रेशियो और एक्टिविटी रेशियो का जो आंसर है वो टाइम्स में आएगा। यानी कितनी बार रोटेट होता है? 2 लाख की सेल्स में स्टॉक 10 बार रोटेट हो जाता है। इसका मतलब ये टर्नओवर का मतलब यही होता है, सेल्स के अनुपात में इन्वेंट्री कैसे चलती है। 2 लाख की सेल्स यदि ओवरऑल पूरे साल भर में हुई तो हमारा स्टॉक कितनी बार रोटेट हुआ? 10 बार रोटेट हुआ, 10 टाइम्स। ये इसको बताता है। तो ये रोटेशन के मामले में टर्नओवर रेशियो जितना अच्छा होता है ना, मतलब जितना ज्यादा होता है वो अच्छा माना जाता है। समझ में आती है इसका? जितना ज्यादा होता है वो अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी बार रोटेट होता है इसका मतलब वर्किंग कैपिटल उतनी कम चाहिए होती है, पैसा कम लगाना पड़ेगा। भाई 20,000 में स्टॉक लाए और अपना सेल्स हो रहा है, फिर 20,000 का लाए। अब अगर मान लो एक बार में 1 लाख का लाना पड़े तो बड़ा हो गया ना, अमाउंट बड़ा हो गया। ये जितना छोटा होता है उतना अच्छा होता है। तो टर्नओवर रेशियो की सबसे बड़ी विशेषता ये है। तो जितने छोटे दुकानदार हैं उनका टर्नओवर रेशियो ज्यादा होता है, जितने बड़े मैन्युफैक्चरर होते हैं उनका टर्नओवर रेशियो बहुत बड़ा होता है। तो इसमें मतलब बड़ा इन सेंस कि उनका अपोजिट चलता है। टर्नओवर मतलब रोटेशन है, तो यहाँ पे रोटेशन 10 टाइम्स है, तो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनका रोटेशन 2 टाइम हो जाता है। आ रही बात समझ में? तो ये अलग अलग होता है। अपना कंसेप्ट ये है कि टर्नओवर रेशियो जितना बड़ा हो उतना अच्छा होता है, जितनी बार रोटेट हो, क्योंकि उससे वर्किंग कैपिटल कम आवश्यकता होती है। अब अगर मान लो यहाँ पे एवरेज स्टॉक 20,000 आ रहा है और टोटल हम 2 लाख की सेल्स कर रहे हैं, तो 10 बार रोटेट हो गया। अगर मान लो किसी और व्यक्ति के संदर्भ में हम इसी को देखते हैं और यहाँ पे आपके 50,000 हो, तो कितना बार आएगा? 4 टाइम्स आएगा। इसका मतलब यहाँ पे इसको 50,000 रुपए एट ए टाइम चाहिए एक स्टॉक खरीदने के लिए। बिजनेस बड़ा हो गया ना। मतलब छोटे बिजनेस में कम पैसा लगाना पड़ता है, बड़े बिजनेस में ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है। तो टर्नओवर रेशियो के मामले में ये है कि जितना बड़ा टर्नओवर रेशियो होता है वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसमें पैसा कम लगता है। सही है ना? और जितना कम टर्नओवर रेशियो आता है इसका मतलब उसमें पैसा ज्यादा लगाना पड़ता है, तो वो बड़ा बिजनेस हो गया। तो ये चीज आती है। तो टर्नओवर रेशियो के मामले में एक तो कि कैलकुलेट टाइम्स में होता है, पहला। दूसरा, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। और तीसरा, ये रोटेशन को बताता है कि ये इतना कितनी बार रोटेट होता है इस चीज को करने के लिए। तो ये दो चीजें आती है। पहला फॉर्मूला आपका हो गया। नीचे इसने लिखा है सेल्स माइनस जीपी, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को ही सेल्स माइनस जीपी बोलता है। अपॉन एवरेज स्टॉक तो सेम है, कोई अंतर नहीं है। क्लियर है दोनों फॉर्मूले? फिर आता है नंबर 2, डेटर टर्नओवर रेशियो। सेम फॉर्मूला है। अब आप देखो ऊपर सेल्स था, इसमें भी सेल्स ही है।
क्यों? क्योंकि टर्नओवर का मतलब ही सेल्स है, सारे रेशियो जो कैलकुलेट होंगे वो सेल्स के अनुपात में चलेंगे। तो नेट क्रेडिट सेल्स या सेल्स, जैसा भी प्रश्न में दिया हुआ हो, पहले क्रेडिट सेल्स लेना है, अगर क्रेडिट सेल्स नहीं है तो आप सेल्स भी ले सकते हो, अपॉन एवरेज रिसीवेबल, क्योंकि डेटर का संबंध किससे होता है? रिसीवेबल से। रिसीवेबल्स का मतलब होता है डेटर और बीआर एक साथ जब ले लेते हैं तो उसे रिसीवेबल्स बोलते हैं। फिर अगला फॉर्मूला है एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये इसी का ही एक और कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला लगता है। एवरेज रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स इनटू नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ मंथ और डेज इन अ ईयर। तो इसको हम ये कह सकते हैं, या तो 12 से गुणा कर दो या 365 से कर दो, तो ये कहलाता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। कलेक्शन पीरियड का मतलब होता है आपके ग्राहकों से आप कलेक्शन करने में कितना समय लगता है, तो ये एवरेज कलेक्शन पीरियड कहलाता है। 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन, ये कलेक्शन पीरियड कहलाता है। ठीक है। नंबर 3, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। तो क्रेडिटर का संबंध क्रेडिट परचेज से होता है, इसलिए इसमें ऊपर क्या लिखा जाता है? परचेज लिखा जाता है। अपॉन एवरेज पेएबल, पेएबल शब्द का मतलब होता है क्रेडिट और बीपी दोनों से, और एवरेज शब्द और टोटल शब्द दोनों चल रहे हैं एक साथ। एवरेज और टोटल, इसका मतलब अगर एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो तो एवरेज ले लेना, लेकिन अगर आप एवरेज कैलकुलेट नहीं कर सकते हो तो आप टोटल से भी उसका काम ले सकते हो। एवरेज पेएबल पीरियड, तो उसका सेम फॉर्मूला है एवरेज पेएबल अपॉन क्रेडिट परचेज इनटू मंथ और डेज। क्लियर? नेक्स्ट, अब ये 5 जो फॉर्मूले आपके एक साथ दिख रहे हैं, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, तो टर्नओवर अपॉन टोटल एसेट्स, नाम से पता चला टर्नओवर का मतलब सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दोनों में से जो भी हो। फिर फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो का मतलब टर्नओवर अपॉन फिक्स एसेट्स, तो ये रहा सेल्स अपॉन फिक्स एसेट्स। फिर आता है करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, तो टर्नओवर अपॉन करंट एसेट्स। याद रखने का कितना आसान तरीका है, टर्नओवर का मतलब सेल्स होता है तो ऊपर तो सेल्स आएगा, अपॉन क्या आएगा? फिक्स एसेट्स आ गया। टर्नओवर अपॉन करंट एसेट्स, तो टर्नओवर यानी सेल्स अपॉन करंट एसेट्स हो गया। फिर टर्नओवर अपॉन वर्किंग कैपिटल, तो मैं देखो टर्नओवर के तो ऊपर लगा रहा हूँ राइट, यानी सेल्स ऊपर रहेगा और बटे क्या रहेगा? वर्किंग कैपिटल, ये रहा वर्किंग कैपिटल। और उसके बाद में कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो टर्नओवर अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। आसान है, कोई दिक्कत कर बच्चे? सारे टर्नओवर रेशियो में आपने नोटिस किया, सब में ऊपर टर्नओवर रहता है और नीचे जो चीज जिसका है वो आ जाता है। स्टॉक टर्नओवर देखा तो टर्नओवर अपॉन स्टॉक हो गया, डेटर टर्नओवर में भी टर्नओवर अपॉन डेटर हो गया, और क्रेडिटर में बस परचेज लेना होता है, और अगर परचेज नहीं दिया हो तो वहां पे भी टर्नओवर लिया जा सकता है। आगे देखते हैं, ये आपके कौन से रेशियो थे? एक्टिविटी या एफिशिएंसी रेशियो। अब इसमें आप देखो, इसमें जो शब्द लिखे हुए थे, स्टॉक है, डेटर है, ये सारे कहां से आए थे? बैलेंस शीट से। और टर्नओवर कौन था? ट्रेडिंग अकाउंट से आता है ना? ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स लिखा हुआ होता है, परचेज क्या लिखा था? ट्रेडिंग। तो हमने जो पहले बात की थी कि ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, उसमें जो चीजें लिखी है उनमें आपस में रिलेशनशिप क्या है वो यहाँ पे कैलकुलेट होती है। टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा होता है वो अच्छा होता है, और दूसरा इसका आंसर टाइम्स में आता है। टाइम्स का मतलब 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, ऐसे चलता है। अब आपका थर्ड आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, तीसरे नंबर पे, लाभदायकता अनुपात। तो प्रॉफिटेबिलिटी नाम ही पता है, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है इसमें। तो जीपी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, तो जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। आसान है, जीपी रेट निकालते हैं ना, इसके आंसर सारे परसेंटेज में आएंगे क्योंकि इनटू 100 हो रहा है। आ रही है बात समझ में? अब आप देखो, पहले ही पहला जो था वो अनुपात में आता है, 2:1, 3:1, ऐसे। दूसरे वाला आपका आ गया टाइम्स में, और तीसरा आ गया परसेंटेज में, तो ये अनुपात रेशियोज हो गए। फिर नंबर 2 ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। फिर ऑपरेटिंग रेशियो में ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, इसमें बट्टे में नेट सेल्स है, पीछे वाले में अब ऊपर नेट सेल्स था, इसमें नीचे में नेट सेल्स है। ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में अंतर है, यहाँ पे प्रॉफिट लेते हैं और यहाँ पे कॉस्ट लेते हैं। चौथा नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, तो नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट का था, ये नेट प्रॉफिट का हो गया।
ये सारे इस बट्टे में सेल्स आ रहा है, देखो। अब यहां से वापस चेंज होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न का मतलब प्रॉफिट होता है। क्या होता है? हर रेशियो खुद बताता है कि उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो ऊपर जो चार आपने देखे थे ना, उसमें बट्टे में सेल्स आता था, इंटू 100 हो रहा था। अब इसमें ये सब देखो, यहां से 5 से लेके 9 तक के जितने भी फॉर्मूले हैं, उनमें रिटर्न शब्द आगे आता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न शब्द का मतलब होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो ऊपर लिखा जाएगा, बट्टे में कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट, तो रिटर्न यानी प्रॉफिट ऊपर लिखा जाएगा, नीचे शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इक्विटी में रिटर्न ऊपर लिखा जाएगा, इक्विटी नीचे लिखा जाएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऊपर, कैपिटल एम्प्लॉयड नीचे। और रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, रिटर्न ऊपर, टोटल एसेट्स नीचे। ये फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूला हो गया। अब इसमें और डिटेल में देखें तो देखो, सबसे पहले रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो रिटर्न का मतलब प्रॉफिट से होता है, तो नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। आसान है। इसमें क्या है? रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन शेयर होल्डर फंड या नेटवर्थ। ये जो शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट है ना, इसका मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड या नेटवर्थ इंटू 100 हो गया। इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी, तो रिटर्न ये रहा, नेट प्रॉफिट ही है ना। उसमें से वो कहता है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है तो घटा दो। अपॉन क्या लिखा? अपॉन वापस इक्विटी लिखा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इंटू 100। फॉर्मूला वैसे ही बन रहा है ना, रिटर्न यानी प्रॉफिट बट्टे इक्विटी इंटू 100। ठीक है। फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, इक्विटी कैपिटल, तो ये आपके सेम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल पेड अप। ठीक है। उसके बाद में रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, तो रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स में क्या बना? नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल एसेट्स इंटू 100। तो आसान है, रिटर्न अपॉन टोटल एसेट्स था तो बट्टे में क्या आ गया? टोटल एसेट्स इंटू 100। ये आपके फॉर्मूला इसमें हो गया। तो ये आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज थे। ठीक है, जो सेल्स के अनुपात में हम सारे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? तो प्यारे बच्चों, हमारे इसमें टोटल 3 रेशियोज हमने आज देखे। एक बार वापस आप चेक कर लें। पहला लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा एक्टिविटी या एफिशिएंसी रेशियो, और थर्ड टाइप ऑफ रेशियो जो था वो आपके था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। बीकॉम सेकेंड ईयर के सिलेबस में ये 3 तरह के रेशियो ही आते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।